नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। हम आपके लिए सीटेट 2020 के 25 महत्वपूर्ण मैथ के प्रैक्टिस सेट संख्या 1 लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम सीटेट 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है इस मैथ प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर हम यदि एक संख्या x माने और दूसरी संख्या y माने तो ऊपर दिए हुए प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि दो संख्याओं का योग यदि 32 है, यानी कि यदि एक संख्या x है और दूसरी संख्या यदि y है, इनका योग दिया हुआ है 32, ठीक। और फिर आगे कह रहा है कि यदि एक संख्या -36 मान लेते हैं, यदि x का मान -36 है तो दूसरी संख्या यानी बतानी यानी y बतानी है। आगे चलते हैं, हमने इस प्रश्न का हल किया हुआ है। इसमें कहा गया है दो संख्याएँ x और y है, ठीक। अगर इन दोनों का योग 32 है, ठीक, एक संख्या -36 दिया है तो यही दूसरी संख्या बतानी है, ठीक। ये y का मान बताना है। हमने क्या किया, x की जगह -36 रख दिया प्लस y बराबर 32 किया। इस x के मान -36 को हम यहाँ से क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे। जब हम इस x के मान को पंचांतर करेंगे, इधर लेकर आएंगे इसके राइट साइड में, तो क्या होगा कि y बराबर क्या हो जाएगा 32 + 36, यानी कि ये जुड़ के कितना मिल जाएगा हमें, y का मान 68 यानी 68। तो हमारा यही दूसरी संख्या का मान क्या होगा, 68 होगा, ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं जो ये वृत्त होता है ये इसके क्या है, पूरे ये क्षेत्रफल है पूरा, ठीक। तो कह रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, इसके जो बाहरी ये सिरे हैं, बाहरी जो भाग है ये पूरा ये इसका क्या है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, यानी सी बराबर क्या होता है 2πr होता है। और इसका सर्किल का जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, ठीक। आगे चलते हैं, इस प्रश्न के हल को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 के इसमें कहा गया है कि वृत्त की परिधि दी हुई है कितना, 3 सेंटीमीटर, यानी सी बराबर 3 दिया हुआ है और बराबर क्या हो जाएगा 2πr। तो हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ से 2 को हटाएंगे, नीचे ले आएंगे तो 3/2 बराबर πr हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, r बराबर क्या लिया, इस पाई को नीचे ले आया, यानी 3/2 हो जाएगा। जैसे क्या होगा कि 3 के नीचे 2 आएगा और इधर क्या है πr है। तो जब क्या होगा, ये जो पाई है यहाँ पाई इसके नीचे चला आएगा, तो यहाँ से जब पाई हटेगा तो क्या होगा, ये 3/2 पाई बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हमें r का मान मिल गया। जब r का मान मिल जाएगा और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, हमारा πr² होता है। तो क्या करेंगे, जहाँ r है वहाँ हम ले जाके कितना मान रखेंगे, 3/2 पाई। तो 3/2 पाई यहाँ रख देंगे। तो जैसे 3/2 पाई का स्क्वायर रखेंगे तो इसको जब हम पूरा इस कोष्ठक को खोलेंगे तो स्क्वायर है तो 3 × 3 कर देंगे बटा, नीचे हर में 2 पाई है तो 2 × 2 × पाई × पाई, 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा। इसके अंश के 3 × 3 को गुणा कर देंगे, 3 × 3 = 9 और हर में 2 का 2 में गुणा होगा 4, यानी 9/4 पाई। तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। यदि xy बराबर 6 है और x² y + xy² + x + y बराबर 63 हो तो x² + y² का मान बताना है। हमें जो मान बताना है वो x² + y² का मान बताना है, ठीक, इसका मान बताना है। लेकिन दिया हुआ है xy बराबर 6, हम इसको लेते हैं। इस प्रश्न के हल को हमने आगे किया हुआ है। जैसे यहाँ यदि xy का मान दिया हुआ है, ठीक, और ये भी दिया हुआ है, तो इसके कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, 2 भाग को हम कोष्ठक में लेंगे और कॉमन बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों पेयर को एक साथ लिया, इसको एक साथ लिया, बराबर 63 किया। इन दोनों में हमने देखा कि xy कॉमन है। जब xy कॉमन लेंगे तो कोष्ठक में क्या बचेगा, यहाँ स्क्वायर था x का तो एक x बच गया, प्लस यहाँ y का स्क्वायर था, एक y बच गया, यानी xy जैसे ही हमने कॉमन लिया कोष्ठक में x + y हो गया। और ऑलरेडी यहाँ पे x + y है बराबर 63। अब हम देखते हैं, एक भाग ये दूसरा भाग ये, इन दोनों भाग में क्या कॉमन है, x + y कॉमन है, इसको बाहर ले लिया। कोष्ठक में क्या बच गया, xy + 1 बराबर 63, ठीक। अब हम जानते हैं कि xy का मान क्या होता है, xy का मान यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो x + y कोष्ठक में है, यहाँ xy के जगह 6 का मान रखेंगे तो 6 + 1 कोष्ठक में बराबर 63। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 बराबर 63। 7 क्या करेगा, इसके नीचे आ जाएगा 63 के नीचे, और जैसे ही नीचे लाएगा 63 में 7 को काटेगा तो 7 × 63। तो x + y का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे ही x + y का मान आया वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x + y का होल स्क्वायर लेंगे। ये फार्मूला होता है ये अलजेब्रा का।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का मान हमें पता है कितना है, एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है 9, यहाँ रख देंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमको चाहिए। ठीक, एक्स वाई का भी मान पता है कितना है, एक्स वाई का मान पता है यानी कितना है 6, उसको भी रख देंगे। 9 का स्क्वायर है, इसको 9 गुणे 9 कर देंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का गुणा 2 में होगा 6 दूनी 12। अब 12 को क्या करेंगे 75 करके इधर लाएंगे तो 81 में से 12 घटेगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना बचेगा 11 में से 2 जाएगा 9, 7 में से 1 6, यानी कुल मिला के हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया 69। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। कह रहा है कि क्षेत्र मिति इकाई का योगात्मक आकलन के द्वारा किया जा सकता है। क्षेत्र मिति इकाई का योगात्मक आकलन के द्वारा किया जा सकता है। क्या आकलन किया जा सकता है? इसके प्रश्न का उत्तर होगा पेपर पेंसिल परीक्षा का आकलन किया जा सकता है। इसका प्रश्न संख्या क्या सी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। कह रहा है कि 4 माइनस कोष्टक में 2 माइनस 9 कोष्टक बंद के घाते 0 प्लस 3 का स्क्वायर भागे 1 प्लस 3 इसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं यदि किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 100 के घाते 0 हो उसका मान 1 होगा, चाहे 10 के घाते 0 हो उसका मान 1 होगा। ठीक, तो चलते हैं आगे इसके प्रश्न को हल को देखते हैं। अगर 4 माइनस 2 माइनस 9 का पे पावर 0 हमने बताया, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो 4 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर है 3 गुणे 3, 1 भाग 1 है नीचे चला आएगा प्लस 3। 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा, 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 होगा प्लस 3। जब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 15। तो हम लोग जानते हैं, ये हमने यहाँ पे बता दिया एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है? ए सही है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएँ हैं। कोई एक समांतर चतुर्भुज है, यदि समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं हैं तो हम कह सकते हैं इनकी कितनी सममित रेखाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा 2। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज की कुल 2 सममित रेखाएं हैं। प्रश्न संख्या डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। कह रहा है यदि 647.625 बटा 0.0085 बराबर x तो इसका मान बताना है। आगे चलते हैं, इस प्रश्न के हल को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये दिया हुआ है। ठीक, ऊपर के अंश में दशमलव का स्थान 3 अंक पे है, नीचे के दशमलव का स्थान 4 अंक पे है, बराबर x हो जाएगा। और जैसे ही दशमलव हटता है, जैसे 1 अंक का दशमलव यदि है, इसको अगर हटाते हैं तो 10 पे पावर क्या आता है? -1 आता है। इसी प्रकार यदि 0.01 करते हैं तो जैसे ही दशमलव हटेगा, दशमलव कितने स्थान पे? 2 स्थान पे, ये हो जाएगा 10 पे पावर -2। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा 0.1 होता है वो बराबर होता है 1/10 की। ठीक, इसकी पावर 1 होती है। और जैसे ही 1/10 होता है, ये 10 जैसे ही नहीं ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे है 3 अंक पे है तो हम कर देंगे 10.-3। नीचे हर में 4 अंक पे है तो 10.-4 बराबर x। अब हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का बेस समान हो, घातें भले ही अलग अलग हो, लेकिन जैसे ही गुणा करते हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। सेम चीज़ यहाँ है। ये कह रहा है कि 10 पे पावर -3 है और ये नीचे वाला जो 10 पावर -4 है, जैसे ही ऊपर जाएगा, कोई भी चीज़ जैसे ही नीचे से ऊपर जाती है उसका चिन्ह बदलता है। जैसे क्या हो जाएगा? 10 पावर 4 हो जाएगा बराबर। हमने बताया है कि सेम बेस हो, सेम आधार हो, घातें भले अलग हो तो क्या होती हैं? ये जुड़ जाती हैं। ये -3 है तो +4, और जैसे ही क्या करेगा? ये -3 है +4 है, ये ज़्यादा है ये कम है, ये घटाएगा 1 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ 10 मिला बराबर x हो गया। क्या करेगा? ये 10 x के नीचे आ जाएगा, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे। तो ये इसी संख्या का मान बताना था बराबर करके, तो x/10 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। कह रहा है कि 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 क्रमागत है। कौन सी क्रमागत है? देखने से ही पता चल रहा है कि ऑड नंबर इसका 1-1 कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये विषम संख्याएँ हैं। क्या है? विषम संख्याएँ हैं। तो 2x - 13 है तो 2x - 11 है, 2x - 9 है तो 2x - 7 है। इसी प्रकार 2x - 5 होगा, और इसी प्रकार 2x - 3 होगा, और इसी प्रकार 2x - 1 होगा। तो सब विषम संख्याएं हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। कह रहा है यदि a b बराबर a² + b²। कह रहा है यदि ऐसा पैटर्न कहीं पे है तो ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा पैटर्न कहीं है तो ऐसा कर सकते हैं, अतः इसी का मान बताना है।
तो सेम ए जैसे यहाँ ए है बी है वैसे यहाँ 5 है 2 है। ठीक, पहले हम इसको देखते हैं आगे। हमने इसके सॉल्यूशन में बताया है कि यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए है 5 बी है 2, इसी प्रकार 5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 का स्क्वायर यानी 4, इसको जोड़ा हमने क्या मिला 29। अब ये 29 मिल गया और ये 25 है ही ऑलरेडी। तो हम जानते हैं कि ए इंटू बी यदि है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए कितना 29 है तो 29 का स्क्वायर माइनस बी कितना 25 है 25 का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि ये फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार ब्रैकेट में प्लस होता है और एक बार ब्रैकेट में क्या होता है माइनस होता है। ठीक, तो जैसे अगर ए का मान 29 है बी का मान 25 है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, ये 29 प्लस क्या करेंगे 25 करेंगे एक बार कोष्टक में, और एक बार इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे, जैसा हमने यहाँ किया हुआ है यहाँ पे। ठीक, एक बार प्लस किया है एक बार माइनस किया कोष्टक में, इसको जोड़ा तो 54 आया, इसको घटाया तो 4 आया, गुणा कर दिया तो 216, तो कुल मिला के इसका आंसर जो हमारा होगा 216 होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। कह रहा है -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि x क्या घटाया जाए, यानी कि x घटाया जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x को घटाया, तो -5/7 -x बराबर -1 किया। हमने क्या किया, इस चीज़ को इस -1 को इधर ले आया पक्षांतर करके इसके बाएं साइड, और इस x को ले गया दाईं साइड। ठीक, तो क्या हो गया x बराबर 1 -5/7, यानी क्या हो गया 1 -5/7। हम एलसीएम ले लेंगे तो 7 × 7 -5/7 घटा देंगे तो 2/7, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, कड़ी में 2 फिर कामा 3 कड़ी में 2 फिर कामा 5 कड़ी में 2 का 18वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है हमें, इसका 18वां पद बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी जो हमारी होती है वो a फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d फिर a प्लस 3d होता है। ठीक, a को क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं, मतलब प्रथम पद कहते हैं। d को क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको कहते हैं सर्वांतर। ये क्या करता है, हमेशा ये दूसरे संख्या में से पहले संख्या को घटाता है। सीरीज के जितनी भी संख्या है दूसरे से पहले घटाएगा, तीसरे से दूसरे घटाएगा, चौथे से तीसरे घटाएगा, और सबके मान सेम आएंगे, समान आएंगे। ठीक, जैसा कि आगे हम लगा के देखते हैं अभी। समांतर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला ये होता है क्या, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीरीज दिया हुआ है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है और 18वां टर्म है। प्रथम पद यदि कड़ी में 2 है, ये प्रथम पद है, और उसके बाद हम लोग सर्वांतर निकालते हैं। हमने बताया कि सर्वांतर निकालने क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है 3 कड़ी में 2 है, और माइनस पहला पद क्या है कड़ी में 2 है। तो हमने क्या किया, इसको घटाया, कितना आया 2 कड़ी में 2, यानी हमें मिल गया सर्वांतर मिल गया 2 कड़ी में 2। और हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हम जानते हैं कि Tn बराबर क्या होता है, यही होता है ना कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का मान हमें पता है, a का मान क्या है कड़ी में 2 प्लस n का मान पता है 18 माइनस 1 बराबर गुणे डी का मान पता है 2 कड़ी में 2। 18 में से घटा दिया 17 आ गया, 17 का गुणा 2 कड़ी में 2 कर दिया तो 17 दूनी 34 कड़ी में 2। अब 34 कड़ी में 2 को कड़ी 2 में जोड़ेंगे तो 35 कड़ी में 2, यानी यही इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। ये हमारा x का मान बताना है। x का मान मतलब क्या, यही कड़ी में q का मान बताना है। ठीक, तो हम जानते हैं अगर कोई वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है परिध पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक, केंद्र पर बना कोण परिध के बने कोण को दुगना होता है, यानी केंद्र पर बना कोण शेष परिध पर बने कोण का ये दुगना होता है। तो हम आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण क्या है, परिध पर बने कोण का दुगना होता है। जैसे ये केंद्र का कोण है PCR, तो परिध का बना कोण PQR है, तो ये दुगना होगा केंद्र वाला कोण। तो हम क्या करेंगे, जिसका मान दिया है उसको रख देंगे। केंद्र की कोण का मान दिया है कितना है, कोण PCR का मान दिया है 70 डिग्री बराबर 2 कड़ी में PQR। 70 के नीचे 2 को लाया तो क्या मिल गया हमें 35 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। ठीक, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। बहुपद x³ माइनस 6² प्लस 12x माइनस 18 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा हम क्या करते हैं, उसमें x के वैल्यू को रखते हैं, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 रखेंगे। चेक करेंगे कि क्या ये मान रखने पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जा रहा है तो वही उसका हल होगा। आगे देखते हैं। जैसे हमने बहुपद ये दिया हुआ है,
हमने क्या किया कि x बराबर 2 माना। अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे और चेक करेंगे क्या ये इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाता है तो ये x बराबर 2 है, तो यही x माइनस 2 इसका एक हल होगा। ठीक, तो हम रख रहे हैं x का मान 2 माइनस 6 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 2 माइनस 8। जैसे ही 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 माइनस 24 प्लस 24 माइनस 8, तो ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया, ये प्लस है, ये माइनस कट गया, क्या आ गया 0। अतः कह सकते हैं x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। कह रहा है यदि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है कोई, ठीक, और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति से दौड़ रही है। यह ट्रेन 520 मीटर एक लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो कोई ट्रेन है 250 मीटर लंबी है और उसका गति भी दिया हुआ है, जैसे कितना 55 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/11 से भाग देना पड़ता है। ठीक, भाग देते हैं तो क्या इसमें चेंज हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। ठीक, जब किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तब। उसके बाद कह रहा है कि यदि 55 है तो 55 गुणे 5/11 मीटर प्रति सेकंड, और 11 क्या करेगा 55 को काटेगा, तो यानी 25 आ गया मोशन। आगे चलते हैं, यस मिल गया। हम जानते हैं कि डी बराबर एस टी होता है, यानी दूरी बराबर गति गुणे समय होता है, ये फार्मूला है। डी कैसी दूरी, यानी ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफार्म की दूरी, दोनों का सम जो होगा वही दूरी पूरा कवर करेगी। तो एल पी प्लस एल टी बराबर यस गुणे टी। हमें टी चाहिए, यहाँ टी को रहने देंगे, यस को नीचे लाएंगे। प्लेटफार्म का दूरी दिया हुआ है 520 प्लस ट्रेन की दूरी दिया है 250, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 770 बटा टी। टी कितना है 25, तो 770 में 25 का भाग दिया, कितना आ गया 50.4 सेकेंड। ठीक, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। माइनस एक्स कोष्टक बंद के घाते 5 भागे माइनस एक्स कोष्टक बंद के घाते 4 का मान ज्ञात कीजिए। भाग का सिंबल दिया हुआ है, जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, इसके नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, माइनस एक्स घाते 5 बटा माइनस एक्स घाते 4, ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, चिन्ह को बदलेगा, यानी अगर पॉजिटिव अगर धनात्मक चिन्ह तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी माइनस एक्स घाते 5 गुणे माइनस एक्स घाते -4 हो जाएगा। हम जानते हैं अगर आधार समान हो या घाते अलग अलग हो तो जुड़ जाती हैं, यानी 5 है -4 है तो 5 -4, अब 5 में से 4 घटेगा 1, यानी यही इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि आधार समान है घाते अलग अलग हैं, तो क्या करेगा ये हमेशा उनके जो घाते हैं जुड़ जाएंगी। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने। किसी गांव में पुरुषों एवं महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात दिया है 12:13 हो, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष की संख्या कितनी है 12 है, महिला की संख्या 13 है, तो महिला का प्रतिशत निकालना है। तो जिसका प्रतिशत निकालना रहता है उसका मान ऊपर रहेगा, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 12-13 जोड़ा 25 आ गया, गुणे 100 किया, 25 को 100 से काटा, अब 13 का 4 में गुणा किया, कितना आ गया 52%। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। घात के हमने सवाल लेके आए हैं। ये 2 के घाते 2 के घाते 2 घाते 2 कर दिया है। यहाँ कोष्टक में 2 का स्क्वायर करके बाकी 2 का स्क्वायर कर दिया है। कोष्टक के अंदर 2 के घाते 2 करके इसको स्क्वायर कर दिया। इसको सरल करना है हमें। तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, पहले बाहर के जो मान होते हैं उनको हम गुणा करते जाते हैं। जैसे ये 2 के घाते 2 है तो 2 दूनी 4 किया, फिर ये क्या हुआ कि 2 के घाते 2 का पूरे का घाते 4 है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस 2 के घाते 2 को तोड़ा तो 4 हो गया, और ऊपर इसके घात को 2 के घाते 2 को किया तो 4 हो गया। इसी प्रकार ये 2 के घाते 2 यानी 4 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो ये क्या करेगा, यानी कि ये 4 के घाते 4 हुआ और 16 का स्क्वायर हुआ, क्योंकि 2 के घाते 4 को जैसे स्पेन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का स्क्वायर। यहाँ आते हैं तो ये 2 के घाते 2 के बाहर 4 है, तो जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के घाते 8, तो यही इसका आंसर हो गया। 2 के घाते 8, 4 के घाते 4, 16 के घाते 2। 17 आपके सामने है। किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम हो तो उस चतुर्भुज को कहते हैं क्या। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम हो तो उस चतुर्भुज को उत्तल चतुर्भुज कहते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और आपके सामने है, एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन एवं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका वॉल्यूम बताना है और क्षेत्रफल बताना है। हम जानते हैं
समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। और इसके वक्रपृष्ठ क्या होते हैं? 2 पाई आर एच होते हैं। तो यही बस बताना है, आयतन बताना था और वक्रपृष्ठ बताना था। आगे चलते हैं। ये वर्गमूल के अंदर दिया हुआ वैल्यू है। जैसे एक बड़े वर्गमूल के अंदर 72 दिया है, प्लस फिर वर्गमूल के अंदर दिया है 72, प्लस फिर वर्गमूल के अंदर दिया है 72, प्लस ऐसे ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। इसका मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के अगर सवाल हैं, अगर इस प्रकार का कहीं पे सवाल आता है कि करड़ी में ए है, फिर प्लस, फिर करड़ी में ए है, फिर प्लस, फिर करड़ी में ए है, प्लस इनफाइनाइट तक, इस प्रकार के सवाल यदि आते हैं तो इसका फार्मूला होता है √4a + 1 + 1/2। यही इसका फार्मूला होता है, जैसा यहाँ हमने लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम क्या रखेंगे? 72। तो हमने क्या किया? एक जगह 72 रखा। 4 × 72 + 1 करड़ी में, प्लस 1/2 बराबर, इसको गुणा किया था 288 + 1 करड़ी में, प्लस 1/2। तो जब 288 को एक में जोड़ा तो 289। हम लोग जानते हैं कि अगर 289 का वर्गमूल का मान कितना होता है? 17 होता है। तो 17 मिल गया। 17 + 1/2 बराबर 18/2, यानी इसका उत्तर आ गया 9। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। साधारण ब्याज का प्रश्न है। 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कीजिए। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो ये हम जानते हैं अगर मूलधन P है, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो ए यही इसका साधारण ब्याज कहलाएगा। आगे हमने इस प्रश्न को लगाया हुआ है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं? फिर 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो B आएगा। तो यही A + B करेंगे तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के चला आएगा। तो 4000 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, 10% निकालेंगे 10/100 यानी 1/10 होगा। तो 1/10 1/10 2 वर्ष के लिए बात हो रही है, तो 400 तो साधारण ब्याज यहाँ से हमारा निकल गया। 400 + 400 करेंगे तो 800 रुपये। तो यही 800 रुपये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो फिर हम क्या करेंगे? 1/10 एक बार और करेंगे। तो क्या करेंगे? 400 400 और 40, इसको जोड़ देंगे तो 840। तो यही चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। एक वर्ग का विकर्ण 3.2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? किसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजाघातीय 2 होता है। पहले तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, यानी कि a √2 = 3.2 ये दिया हुआ है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 2, यानी करड़ी में 2 का मान पता है 1.414 होता है। तो करड़ी में 2 तो 3.2 बटा 1.4, इसका a का मान आ गया निकल के 16/7। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजाघातीय 2 होता है, यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ 16/7 रख सकते हैं। तो 16/7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 256/49। अब क्या करेंगे? 256/49 को काटेंगे तो क्षेत्रफल का मान 5.12 मीटर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। 2 बेलनों का आयतन बराबर है। अगर एक बेलन का आयतन V1 है और दूसरे का आयतन V2 है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 1:3 है। तो त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, यानी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, यानी H1:H2 दिया हुआ है 1:3। हमें बताना क्या है? त्रिज्या का अनुपात। ये फार्मूला होता है बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन बराबर B बराबर क्या होता है? πr² H होता है। और 2 बेलन की बात हो रही है, यानी कि B1 और B2 दोनों के लिए निकाल लेंगे। तो दोनों का बटा करेंगे, B1/B2 बराबर πr1² H1 बटा πr2² H2। यहाँ हम जानते हैं कि पाई से कट जाएगा, यहाँ B1 B2 से कट जाएगा क्योंकि समान है। तो R1/R2 का स्क्वायर × H1/H2 वैल्यू इसका दिया हुआ है, इसका मान रख देंगे। इसका मान रखेंगे 1/3। तो 3 को 75 करेंगे, 75 करके इधर लाएंगे। तो 3 बराबर R1/R2 का स्क्वायर करेंगे। जैसे ही स्क्वायर हटेगा क्या होगा? ये क्या करेगा? स्क्वायर हटेगा जैसे, तो यहाँ क्या करेगा? इसके बीच करड़ी ला देगा, ठीक। तो करड़ी में कितना बचेगा? 3। जैसे ही R1/R2 का स्क्वायर जो था कितना था? वो हमारा था 3। और जैसे ही स्क्वायर हटेगा R1/R2 ये क्या करेगा? 3 में करड़ी लगा देगा, अंडर रूट लगा देगा। तो अतः हम कह सकते हैं जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? √3:1। यही इसका आंसर है, त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ अंडर रूट होगा, ठीक। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। यहाँ पे दिया हुआ है यदि P/Q बराबर 5/8 है, RQ/R बराबर 12/7 है, R/S बराबर 14/15 है, तो हमें P/S का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे? PQRS के नीचे ऐसे कर देंगे, तो इनके जिसके मान दिए हुए हैं उसके मान उसके नीचे लिख देंगे। जैसे P और Q के बीच अनुपात दिया है 5/8, तो हमने क्या किया? यहाँ रख दिया, ठीक। फिर दिया है Q/R
R 12:7, तो हमने यहाँ इसका मान रख दिया। ठीक, इसी प्रकार दिया है R अनुपात S 14:15, तो हमने क्या किया कि R और S के बीच यहाँ रख दिया। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, उनके सामने जो संख्या स्थान खाली रहेगा उसी संख्या से भर देंगे। जैसे 5:8 था ना यहाँ पे, तो इसी 8 को इससे भर देंगे, फिर इससे भर देंगे। इसी प्रकार यहाँ 12 था तो इसके लेफ्ट में 12 से भर देंगे। यहाँ 7 दिया हुआ तो इसके राइट में 7 से भर देंगे। ठीक, जिसके बगल जो संख्या होगा इसी संख्या से भर देंगे। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि 14:15 दिया तो इसी 14 से भर देंगे। अब क्या करेंगे, जब भी इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, उनके नीचे की जो संख्या होती है उसी गुणा करते हैं। जैसे 5 × 12 × 14 जैसे हमने यहाँ किया। इसी प्रकार 8 × 12 × 14 यहाँ किया, 8 × 7 × 14 यहाँ किया, 8 × 7 × 15 यहाँ किया। अब हम काटेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, जो संख्या कटे और उसी संख्या से काटेंगे जो सब में कटे। जैसे यहाँ हमने काटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12। इस प्रकार से हमने काटा तो यहाँ पे हमें ये अनुपात कुछ मिला। ठीक, अब हमें यही बताना था R और S, P और S सॉरी। तो 15:15 यानी ये कटेगा तो 1:1, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। एक समखष्टभुज में विकर्णों की संख्या होगी। कोई समखष्टभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या होगी। कितनी होगी विकर्णों की संख्या? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, अभी निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। सॉरी, 6 नहीं होगा प्रश्न संख्या, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये फार्मूला होता है समबहुभुज में विकर्णों की संख्या का। ठीक, n ब्रैकेट में n-1/2 -n, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे 6, तो यहाँ 6 रख दिया, ब्रैकेट में 6-1/2 बराबर -6 कर दिया। तो ये घटेगा तो 6 में से एक जाएगा 5, 6 × 5/2 -6, 2 को 6 से काटेगा 2 3 6, तो 15 में से 6 जब घटाएगा तो 9 आएगा इसका उत्तर, समबहुभुज की संख्या। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। इस प्रैक्टिस सेट संख्या 1 का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? हम जानते हैं किसी भी n प्राकृतिक, जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, n² होता है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो जहाँ जहाँ n वहाँ क्या रख देंगे, 35 रख देंगे। 35 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं अगर सेम बेस 5 वाला कोई भी सवाल हो तो क्या करते हैं, 3 को बढ़ाते हैं 4 लिखते हैं, तो इसको 3 ही लिखते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे 5 का 5 में तो 25 आएगा, और 4 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। इस प्रकार से 1225 इसका सही उत्तर होगा, इसका यही उत्तर होगा। और जान लेते हैं, यदि हम जानते हैं अगर कहीं भी आपको अगर ऐसे मिल जाए 15 × 15, ठीक, तो सेम बेस 5 वाला है, इसका 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, तो 1 को बढ़ा के लिखेंगे 2 और 1 को 1 ही लिखेंगे, तो 2 × 2 यानी 15 का 15 में गुणा करेंगे 225। तो 5 बेस का स्क्वायर जो होता है इसी तरह किया जाता है शॉर्ट ट्रिक में। तो अतः हमने आप लोगों को मैथ के 25 काफ़ी अच्छे और सिंपल सीटेड आधारित हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को हमने बताया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।